बेटा ये सोल्यूशन भेजा था मैंने आपको। यस सर। अब क्वेश्चन आपका क्या था? क्वेश्चन ये था कि ये आपके 20 सेट दिए हुए हैं, x1 x2 x3 सो ऑन अप टू 20। कहता है ये 20 के 20 सेट्स के अंदर जो एलिमेंट है वो 5 है। उसी तरह ये y के सेट्स है, हर एक y के सेट के अंदर एलिमेंट 2 है। कहते हैं जितने भी x के सेट हैं इन सब की जो यूनियन है वो किसके इक्वल है जी? s के इक्वल है। ठीक है, अब यूनियन में कैसा है? सपोज मैं कहता हूँ x1 के अंदर है a b c, ठीक है जी। x2 के अंदर मैं कह देता हूँ जी b c d है, ठीक है। और x3 के अंदर मैं बोल देता हूँ c d e है, ठीक है। मुझे ये बताओ x1 यूनियन x2 यूनियन x3 सबकी यूनियन क्या होगी? a b c d e। देखा जाए कितने एलिमेंट्स आ रहे हैं इसमें? 5, ठीक है। इसमें कितने हैं? 3, इसमें कितने हैं जी? 3, इसमें कितने हैं जी? 3। ये चीज समझ में आ रही है बेटा जी? यस सर। ठीक है। अब यहाँ पे अगर आप एक चीज देखो, मैं थोड़ा इस चीज को और घुमा देता हूँ। मैं यहाँ पे एक चीज कर देता हूँ, मैं यहाँ पे ई की जगह ए कर देता हूँ। अगर मैं ई की जगह ए कर देता हूँ तो यहाँ से ये हट गया। इसमें देखो कितने एलिमेंट आ रहे हैं जी? 4। और उसमें कितने आ रहे हैं जी? हमारे पास 3 आ रहे हैं। कहता जी अब उसने ये कहा है, कहता ये जो सेट है ये मेरा एस के इक्वल है। कहता हर सेट एस सेट का हर एक एलिमेंट सपोज x1 के 2 में आ रहा है, बी भी देखो कितने में आ रहा है? 2 में आ रहा है, सी भी कितने में आ रहा है? 2 में आ रहा है, और डी भी कितने में आ रहा है? 2 में आ रहा है। सी आपका यहाँ पे बाई चांस 3 में आ गया। जस्ट एग्जाम्पल मैं दे रहा हूँ कि एग्जाम्पल कुछ इस तरह से ले सकते हैं। ये चीज क्लियर है? तो एस के जितने भी एलिमेंट है वो सारे के सारे एलिमेंट इनके पास, या फिर ये कह लो कि इनकी यूनियन में जो भी एलिमेंट बन रहे हैं वो एस के बन। कहता ईच एलिमेंट ऑफ एस बिलोंग्स टू एग्जैक्टली 10 ऑफ एक्स आर। जैसे एस का एक एलिमेंट, पहला एलिमेंट है सपोज ए है, ठीक है। कहता ए वाला एलिमेंट x1 के पास भी है, x2 के पास भी हो सकता है, फिर x5 के पास हो, फिर x9 हो, एग्जैक्टली 10 के पास। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर मैं इन सबके नंबर ऑफ एलिमेंट्स को ऐड कर दूं, ठीक है, क्योंकि जैसे अगर अगर मैं कहूँ कि यूनियन में तो हम क्या करते हैं, एक एलिमेंट को सिर्फ एक बार ही लिखते हैं। पर अगर मैं यूनियन ना लेने के बजाय सिंपल नंबर ऑफ एलिमेंट्स को ऐड करूं, तो जो एलिमेंट जितनी बार रिपीट हो रहा है हम उसको उतनी बार ही काउंट करेंगे। समझ रहे बात बेटा? यस सर। जैसे मैं एग्जांपल से समझाता हूँ आपको, मैं साइड पे लिख देता हूँ, यहीं पे लिख देता हूँ, ठीक है। सपोज x1 की वैल्यूज मैं ले लेता हूँ जी a b c d, ठीक है जी। x2 की वैल्यूज में मैं ले लेता हूँ जी b c d e है जी, ठीक है जी। x3 की वैल्यूज में भी क्या है, या इनमें भी रिपीट कर सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं कि ये b c d ले सकते हैं, कुछ और है। x3 में मैं ले लेता हूँ जी a b c e ले लेता हूँ जी, ठीक है जी। x4 में मैं ले लेता हूँ जी, हमारे पास आ गया जी ए 2 बार आ गया है, बी 3 बार आ चुका है, ठीक है जी। और सी कितनी बार आया? सी भी 3 बार आ चुका है। ए को भी 3 बार कर लेते हैं, बी 3 बार आ चुका है, सी 3 बार आ चुका है, डी 3 बार आ गया जी, ई ले लिया जी मैंने, ठीक है जी। तो जस्ट एग्जांपल के तौर पे लिया मैंने। अब ये देखो जरा बेटा, अगर मैं यूनियन लेता हूँ, x1 यूनियन x2 यूनियन x3 यूनियन x4 लेता, फिर तो मैं क्या लिखता? ए बी सी डी ई लेता, ठीक है। लेकिन अगर मैं नंबर ऑफ एलिमेंट्स को देखूं तो ये यहाँ पे चारों में देखो ए बी सी डी ई, ए कितनी बार आ रहा है? 1 2 3, ए 3 टाइम्स आ रहा है। बी कितनी बार आ रहा है जी? बी हमारा 3 टाइम्स आ रहा है। सी कितनी बार आ रहा है जी? सी भी मेरा 3 टाइम्स आ रहा है। डी कितनी बार आ रहा है? डी भी 3 टाइम्स आ रहा है। ई कितनी बार आ रहा है? ई भी मेरा 3 टाइम्स आ रहा है। ये चीज क्लियर है जी? हाँ जी, यस क्लियर है सर। जी? यस अब सर। ये चीज क्या दी हुई है जी? एस। अब वो कहता है कि एस का हर एक एलिमेंट, देखो एस का हर एक एलिमेंट एग्जैक्टली 3 एक्साइज को बिलोंग कर रहा है, ठीक है। तो मैं अगर इनके एलिमेंट्स को डायरेक्ट ऐड करूं, सबके एलिमेंट को, पहले में 4 है, फिर दूसरे में 4 है, तीसरे में 4 है, अगले में 3 है। कहता अब इसका हर एक एलिमेंट 3 टाइम्स आ रहा है, इसमें कितने एलिमेंट है? 5। तो 3 इंटू 5, ये दोनों चीजें क्या होंगी जी? इक्वल। समझ आई इक्वेशन बेटा? तो इसी चीज को हमने यहाँ पे यूज किया। कहता एस का हर एक एलिमेंट 10 को आ रहा था, अगर 10 से मल्टीप्लाई कर दे और इसके सबके नंबर ऑफ एलिमेंट्स को ऐड कर दे तो वो दोनों चीज क्या आएंगी? इक्वल आएंगे। तो वही हमने किया। उससे क्या हुआ? हमें एस के एलिमेंट्स पता लगे कि एस के अंदर टोटल 10 एलिमेंट। अब सेम चीज हमें वाई के साथ दी थी, पर हमें ये नंबर नहीं दिया हुआ, पर कंसेप्ट हमारा सेम था।
y के नंबर ऑफ एलिमेंट्स को सम कर दोगे, हर एक एलिमेंट 4 टाइम जा रहा है तो s के नंबर ऑफ एलिमेंट को 4 से मल्टीप्लाई कर दोगे। s के नंबर ऑफ एलिमेंट हमने फाइंड कर लिए कितने थे 10, तो 4 into 10 कितना आ गया जी 40, और ये n टाइम्स था तो ये 2n आ गया, तो यहाँ से हमारे पास n की वैल्यू आ गई। ये क्वेश्चन था। ओके सर, क्लियर है। ठीक है बेटा, मैं डिलीट कर रहा हूँ बेटा इस चीज को। ठीक है, तो ये चैप्टर का पार्ट नहीं था ये। ओके जी, हाँ जी, अब जो मैंने होमवर्क दिया था उसके बारे में बताओ जरा बेटा, करके सर आए हो कि नहीं करके आए? हाँ जी बोलो बेटा। सर एक 5th क्वेश्चन और 15th क्वेश्चन में डाउट है। 5th एंड 15th, एक 5th में डाउट है और एक 15th में डाउट है। ओके जी, गुड, बाकी कर लिए बेटा? यस सर। ओके गुड बेटा। हाँ जी, और कोई स्टूडेंट बेटा, किसी का कोई और डाउट? सर 15th में है। 15th में है, बस 5th एंड 15th ये तो मार्क किए हुए हैं। इसके अलावा कोई और डाउट किसी का? ओके, सबसे पहले अगर हम 5th क्वेश्चन की बात करें तो 5th क्वेश्चन में देखो, 5th क्वेश्चन क्या है हमारे पास, क्या है 5th क्वेश्चन? 5th क्वेश्चन में फंक्शन कौन सा दिया हुआ है? एब्सोल्यूट वैल्यू फंक्शन दिया हुआ है। एब्सोल्यूट वैल्यू फंक्शन कह लो या मॉडुलस फंक्शन कह लो, मॉडुलस फंक्शन हमारा हर जगह डिफाइंड है। मॉडुलस फंक्शन इज डिफाइंड एवरीवेयर, तो इसका मतलब ये फंक्शन मेरा सब जगह डिफाइंड है। अगर सब जगह डिफाइंड है तो डोमेन मेरी कैसी वैसी आर, कुछ सोचने की जरूरत है ही नहीं। ठीक है बेटा जी? यस सर। बेटा डोमेन में हमने ये देखना है कि ऐसे कौन से पॉइंट है जिन पे फंक्शन की वैल्यू नहीं आ सकती। ठीक है जी, वो चीज देखो तो ज्यादा इजी हो जाएगा। तो मैंने देखा फंक्शन की वैल्यू तो सब जगह आ सकती है। अगर फंक्शन की वैल्यू सब जगह आ सकती है तो इसका मतलब क्या है? वो सब जगह डिफाइंड है। अगर वो सब जगह डिफाइंड है तो उसकी डोमेन क्या है जी? आर है। अब इसमें देखो बेटा क्या चीज आ रहा है, डिनोमिनेटर में चीजें हैं। डिनोमिनेटर याद रखो कभी जीरो नहीं होगा। दूसरी चीज अंडर रूट आ रहा है, अंडर रूट के अंदर वाली वैल्यू हमेशा क्या होगी जी? नॉन नेगेटिव। तो मतलब 9 माइनस एक्स स्क्वायर क्या होना चाहिए? नॉन नेगेटिव। और उसके अलावा 9 माइनस एक्स स्क्वायर क्या होना चाहिए? नॉन जीरो। तो ये दोनों चीजों को कंबाइन हम क्या लिखेंगे? 9 माइनस एक्स स्क्वायर शुड ग्रेटर देन जीरो। यहाँ तक क्लियर है बेटा जी? माइनस एक्स स्क्वायर ग्रेटर देन -9। अब लास्ट लेक्चर में मैंने आपको इनइक्वालिटी बताई थी, अगर हम उस इनइक्वालिटी से चलें और दोनों तरफ माइनस से मल्टीप्लाई करें तो होगा क्या? जो ग्रेटर देन है वो मेरा किस में चेंज हो जाएगा? लेस देन में। ये चीज क्लियर है? जैसे एग्जांपल के तौर पे बेटा मैं आपसे ये पूछूं -2 और -3 के बीच में साइन बताओ क्या होगा? -2 बड़ा है कि -3 बड़ा है? -2। -2 बड़ा है। ठीक है, मैं दोनों तरफ माइनस से मल्टीप्लाई करूँ, तो जब दोनों तरफ माइनस से मल्टीप्लाई करोगे तो मेरा एक तरफ 2 बचा, दूसरी तरफ 3 बचा। अब बताओ अब साइन बीच में क्या आएगा जी? लेस देन का। तो आपके सामने है कि जब भी हम नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं इनइक्वालिटी हमारी क्या हो जाती है? रिवर्स हो जाती है। तो एक्स स्क्वायर मेरा लेस देन 9 आ गया। अब याद है लास्ट लेक्चर में मैंने आपको फॉर्मूलाज लिखवाए थे। मोड एक्स लेस देन ए का लिखवाया हुआ है, मोड एक्स ग्रेटर देन ए का लिखवाया हुआ है, एक्स स्क्वायर लेस देन ए स्क्वायर का लिखवाया हुआ है, एक्स स्क्वायर ग्रेटर देन ए स्क्वायर का लिखवाया हुआ है। इन दोनों का फॉर्मूला सेम है, क्या है जी? एक्स लाइज बिटवीन -a to a, और इन दोनों का भी सेम है, एक्स लेस देन -a और एक्स ग्रेटर देन a। याद है फॉर्मूलाज? इनको आप डायरेक्टली यूज कर सकते हो। तो यहाँ पे देखा जाए क्या आ रहा है जी? 9। 9 मेरा क्या होता है जी? एक्स स्क्वायर। 9 क्या होता है जी? 3 का स्क्वायर। तो इसका मतलब x किसके बीच में लाई करेगा? -3 to 3। अगर x इसके बीच में लाई कर रहा है तो जो डोमेन ऑफ फंक्शन है वो मेरी क्या है? ओपन इंटरवल -3 to 3। यहाँ तक क्लियर है जी? यस सर। कोई डाउट किसी को? ओके जी, तो इतना क्लियर है जी? ओके। अब इन फंक्शंस की डोमेन के साथ साथ हमने रेंज भी फाइंड करनी थी। रेंज आज ही कर लेते हैं स्टार्ट, पर रेंज से पहले 2-3 स्टैंडर्ड फंक्शंस और रह गए हैं, हम पहले उनको कवर करते हैं और फिर हम इसके ऊपर वापस जाते हैं रेंज के क्वेश्चंस के ऊपर। ठीक है? ओके जी। अब जो अगला स्टैंडर्ड फंक्शन आ रहा है दैट इज ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। क्या है?
ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, नया फंक्शन आपके लिए बिल्कुल ये चीज। अब ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, शॉर्ट फॉर्म में इसको जेड भी बोल देते हैं, क्या भी बोल देते हैं, जेड, GINT, ठीक है, जिसको जेड फंक्शन भी बोल देते हैं। जेड मतलब ग्रेटेस्ट का हमने जी ले लिया, इंटीजर का INT ले लिया, तो जेंट बन गया, तो इसको हम जेंट फंक्शन भी बोल देते हैं। द फंक्शन f of x इज इक्वल टू mod of x, रिप्रेजेंटेशन देखो क्या चीज है जी, स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर अगर कोई नंबर लिखा गया है तो उसका मतलब किसकी बात हो रही है, वो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन की हो रही है। It is called the greatest integer or integral part of function where zint of x denotes the greatest integer just less than or equal to x। तो इसका मतलब आपने ये चीज याद रखनी जो मैं अंडरलाइन कर रहा हूँ कि जो वैल्यू आएगी वो सबसे बड़ा इंटीजर होगा जो x के या तो इक्वल होगा या फिर उससे लेस होगा, ठीक है जी। तो कहने का मतलब ये है कि अगर हमारा जिस भी पॉइंट का आप जेंट फाइंड कर रहे हो, सिंपल सी बात सुनो, जिस भी पॉइंट का आप जेंट फाइंड कर रहे हो, अगर वो पॉइंट मेरा इंटीजर है, अगर वो नंबर मेरा इंटीजर है, तो वही नंबर मेरा आंसर होगा। लेकिन अगर वो इंटीजर नहीं है, अगर वो इंटीजर नहीं है, तो जो उससे छोटा सबसे बड़ा इंटीजर होगा वो मेरा आंसर होगा। तो कहने का मतलब उस नंबर के लेफ्ट में जो सबसे पहला इंटीजर आ रहा है वो हमारा आंसर होगा। एग्जाम्पल के तौर पे जेंट ऑफ 2 देखो क्या है, हाँ जी 2 मेरा क्या है, इंटीजर है, तो जेंट ऑफ 2 कितना हो जाएगा जी 2। -3 इंटीजर है, जेंट ऑफ -3 क्या होगा जी, -3। 0 मेरा इंटीजर है, जेंट ऑफ 0 कितना होगा जी 0। तो कहने का मतलब अगर आप किसी भी इंटीजर का जेंट लोगे तो वो इंटीजर मेरा खुद आ जाएगा। लेकिन अगर नंबर मेरा इंटीजर नहीं है, ठीक है, जैसे यहाँ देखो मैं ये नंबर लाइन लेता हूँ जी, ठीक है जी, ये नंबर्स देखो जरा क्या है, 1.99 1.2। अब देखो सिंपल सी बात है, ये 1 है, ये सपोज मेरा 2, ठीक है जी। यहाँ पे एक नंबर चूज कर लेता हूँ, ये नंबर मैं लेता हूँ जी 1.1 है, ठीक है, और यहाँ पे नंबर मैं चूज कर लेता हूँ 1.9, ठीक। अगर आप जेंट ऑफ 1.1 लो, देखो 1.1 मेरा इंटीजर नहीं है, तो हमने इसका जेंट निकालना है। तो हम क्या करेंगे, जहां पे भी ये नंबर है उसके लेफ्ट साइड में देखें, हम उस नंबर के लेफ्ट साइड में देखेंगे कि सबसे पहला इंटीजर कहाँ पे आ रहा है, इसके लेफ्ट साइड में सबसे पहला इंटीजर क्या आ रहा है जी 5, तो ये क्या आ जाएगा जी 5। ये चीज क्लियर है जी। अगला नंबर ले लेता हूँ जी मैं 1.9, 1.9 का बताओ जी, 1.9 इंटीजर नहीं है, तो 1.9 का आंसर में क्या आएगा, इंटीजर। तो 1.9 के भी लेफ्ट साइड में देखोगे, इसके भी लेफ्ट में देखो सबसे पहला इंटीजर क्या आ रहा है, सबसे पहला इंटीजर क्या आ रहा है जी 1, तो 1.9 का आंसर कितना है जी 5। तो ये चीज समझ में आ गई बात बेटा जी, हाँ जी क्लियर है बेटा Yes, जी, sir. सबको क्लियर है। ओके जी, अभी चेक कर लेते हैं। अभी सपोज में अगर मैं इसमें नंबर देता -1.1, तब आंसर क्या होगा, -2। Minus. सबको क्लियर है बेटा जी। क्योंकि ये देखो जरा, ये पॉइंट, यहाँ पे जो पॉइंट है वो क्या है जी -1.1, और इसके लेफ्ट में सबसे पहला इंटीजर क्या है जी -2, तो आंसर मेरा क्या आएगा जी -2। समझ में आ गई ये बात। Yes, तो sir. जो Yes, इस sir. वाला कॉन्सेप्ट है वो हमारा किस तरह से वेरी करता है, ये सबको क्लियर है जी, हाँ जी क्लियर है जी। Yes. ओके, Yes, sir. मैं ये रब कर रहा हूँ यहाँ पे। ओके जी, अब कुछ एक वैल्यूज के लिए देखो बेटा, अगर मैं -2 से 1 के बीच में कोई भी नंबर ले लेता हूँ, देखो -2 का जेंट कितना होगा, ये साइड वाली चीज देखो, इस -2 का जेंट, -2 का जेंट कितना होगा जी -2। अगर मैं -2 और -1 के बीच में कोई भी नंबर लेता हूँ, जैसे मैंने अभी लिया था -1.1 ले लूं, -1.2 ले लूं, -1.3 ले लूं, -1.9 ले लूं, मतलब यहाँ पे कोई भी नंबर ले लूं, तो इसके लेफ्ट में सबसे पहला इंटीजर क्या है जी -2, तो इन सब का जेंट कितना आएगा जी -2। तो ये पहली चीज क्लियर है बेटा जी, Yes, हाँ sir. जी क्लियर है जी। ओके जी, अब ये देखो -1, -1 का जेंट तो मेरा -1 होगा, लेकिन अगर मैं -1 और 0 के बीच में कोई भी नंबर ले लूं, सपोज यहाँ पे कोई भी नंबर लेता हूँ, तो ये इंटीजर्स नहीं है,
तो इनके लेफ्ट में सबसे पहला इंटीजर क्या है? -1। तो इन सब नंबर्स का भी जो जेंट होगा वो कितना होगा जी? -1 होगा। क्लियर है जी? जीरो का जेंट, जीरो का जेंट कितना होगा जी? 0। और 0 और 1 के बीच में कोई भी नंबर ले लूं, 0.1 ले लूं, 0.2 ले लूं, 0.9 ले लूं, कुछ भी ले लूं, उन सब का जो जेंट होगा वो कितना आएगा जी हमारे पास? 0। क्लियर है जी? 1 का जेंट कितना होगा जी? जेंट ऑफ 1 कितना होगा जी? 1। 1 और 2 के बीच में कोई नंबर ले लो, 1.1, 1.2, 1.3, 1.9, इन सब का जेंट भी कितना आएगा जी? हमारा 1 आएगा। तो यहाँ पे मेरा क्या आएगा जी? 1। क्लियर है जी? हाँ जी, क्लियर है जी? यस सर। ओके जी। अब 2 और 3 के बीच में देखो जरा, 2 का जेंट कितना होगा जी हमारे पास? 2 होगा। और 2 और 3 के बीच में किसी भी नंबर का जेंट लोगे तो वो भी क्या आएगा जी? 2 आएगा। यहाँ तक क्लियर है बेटा? हाँ जी, क्लियर है जी? यस सर। ओके जी। अब आओ जी इसके ऊपर देखो। अब इस चीज को देखते हुए हमने ग्राफ बनाया, -2 और -1। देखो -2 और -1 के बीच में, अब देखो ये पॉइंट मेरा क्या है जी? 1 है। ये पॉइंट मेरा क्या है जी? 2 है। ये पॉइंट क्या है जी? -1। ये पॉइंट क्या है जी? -2। -2 पे वैल्यू कितनी है जी? -2। -2 से लेके 1 तक कोई भी नंबर लोगे तो वैल्यू क्या रहेगी जी? -2। लेकिन -1 पे वैल्यू कितनी है जी? -1। तो इसलिए हमने यहाँ पे क्या बनाया जी? होल। और यहाँ पे इसको फिल कर दिया। फिर -1 से 0 के बीच में वैल्यू कितनी है जी हमारे पास? 0 ही है। इसलिए ये हमने क्या बनाया जी? होल। तो होल थोड़ी पोजीशन इधर ही पड़ी है। एक्सेल में होल की पोजीशन क्या रहेगी जी? होल मेरा यहाँ बनेगा एक्सिस के ऊपर। ठीक है जी? समझ में आ गया चीज? ये होल कहाँ बन रहा है? होल मेरा ये एक्सिस पे बन रहा है। क्लियर है बेटा जी? फिर 0 और 1 के बीच में देखो, ये 0 आ गया जी, ये मेरा 1। और यहाँ 1 पे क्या बन जाएगा जी? होल। ठीक है। 1 और 2 के बीच में ये 1 आ गया, 1 से लेके 2, और ये चीज। तो अगर आप ग्राफ को देखोगे तो ये जो ग्राफ जाता है ये कैसे जाता है? स्टेप्स की फॉर्म में आता है। तो ये इस फंक्शन का ग्राफ है। तो ये ग्राफ समझ में आ गया जी सबको? हाँ या ना तो बोल दो बेटा जी। यस सर। यस सर। क्लियर है? मेरे को अलग से दोबारा बनाने की जरूरत तो नहीं बेटा? इसी में क्लियर है? यस सर। हाँ जी, क्लियर है सबको? यस ओके। सर। अब इस ग्राफ को देखो और मुझे ये बताओ कि आपकी डोमेन क्या है और रेंज क्या है? सर Z डोमेन क्या है जी? Z Z। और रेंज क्या है? रेंज भी Z। अच्छा, डोमेन भी Z और रेंज भी Z। कोई और स्टूडेंट सर बड़ी रेंज बड़ी रेंज आ रहा है। रेंज R है और डोमेन Z। कोई और स्टूडेंट कुछ कहना चाहता हो? तो इस ग्राफ को अगर हम आगे बढ़ाना चाहें कैसे बनेगा? ये चीज ऐसे होगी, ये इस तरह से चलता रहेगा। अब एक चीज देखो बेटा, ये -3 आ गया, यहाँ -4 आ गया, +4 आ गया। रेंज डोमेन क्या होती है? डोमेन इज शैडो ऑन एक्सेस। ये जो भी लाइंस है सबकी शैडो लेते रहो। ये शैडो में तो ये आ गया। तो देखो इधर से ये पूरी एक्स एक्सिस कवर होगी, इधर से शैडो लो, ये आ गया। यहाँ से शैडो लो, यहाँ से शैडो लो, और उसके बाद आगे शैडो लेते रहेंगे। तो मेरी पूरी नेगेटिव एक्स एक्सिस भी कवर होगी। तो क्या शैडो में मेरी पूरी की पूरी एक्स एक्सिस कवर हो रही है? हाँ जी, हो रही है। अगर मेरी पूरी की पूरी एक्स एक्सिस कवर हो रही है तो डोमेन मेरी क्या होगी? फंक्शन मेरा एक्स की हर एक वैल्यू के लिए डिफाइंड है। आप कोई भी एक्स की वैल्यू डाल दो, हमारा फंक्शन डिफाइंड ही है। तो इसलिए डोमेन मेरी क्या चीज है जी? अब रेंज के लिए क्या? अब कहां से लाइट डालनी है हमने? यहाँ से लाइट डाल सब पे, इस साइड से भी
और इस साइड से भी लाइट डालना, ठीक है। जब इधर से लाइट डालोगे तो इस लाइन की शैडो बताओ, इस लाइन की शैडो में क्या आएगा, ये पॉइंट, ठीक है। इस लाइन की शैडो में ये पॉइंट, इस लाइन की शैडो में ये पॉइंट, इसकी 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 शैडो में ये पॉइंट। तो अल्टीमेटली अगर हम शैडोज को देखेंगे तो शैडोज में मेरे पास क्या आ रहे हैं जी, डिस्क्रीट पॉइंट्स आ रहे हैं। और ये पॉइंट कौन से आ रहे हैं, 0 +1 -1 +2 -2 +3 -3 +4 -4 +5 -5, मतलब सारी की सारी मेरी क्या आ रही है जी, इंटीजर वैल्यूज आ रही हैं। तो इसका मतलब जो इसकी रेंज है वो रेंज मेरी क्या चीज है जी, Z है। आप यहां से भी देख सकते हो कि जो इसकी आउटपुट है, इसकी आउटपुट क्या होती है, ऑलवेज ए इंटीजर, हमेशा ही ये इंटीजर होगा। तो इसलिए जो रेंज है वो मेरी Z है और ये मेरा X की हर एक वैल्यू के लिए डिफाइंड है, तो इसलिए इसकी जो डोमेन है वो मेरी Z है। तो डोमेन मेरी R है, रेंज मेरी Z है। ये चीज क्लियर है जी? यस सर। क्लियर है जी? ओके जी। अब एक चीज और भी पूछ ली जाती है, जैसे यहाँ लिखा हुआ तो याद आ गया, कई बार पूछते थे ग्राफ कॉन्टिन्यूस है कि नहीं। कॉन्टिन्यूस का मतलब क्या होता है, जिसमें कोई ब्रेक नहीं होता। कॉन्टिन्यूटी का मतलब क्या होता है, जिसमें कोई ब्रेक नहीं होता। अगर आप इस ग्राफ में देखोगे तो इस ग्राफ में देखो ब्रेक्स आ रही, ग्राफ को बनाने के मेरे को हाथ उठाना पड़ रहा है। जिस ग्राफ को बनाने के लिए हाथ उठाना नहीं पड़ता वो मेरा कॉन्टिन्यूस होता है, इसमें मेरे को हाथ उठाना पड़ रहा है तो इसलिए ग्राफ मेरा कॉन्टिन्यूस नहीं है। तो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन क्लियर हो गया जी, जिसका सिंबल क्या है जी, जिंट ऑफ एक्स है जी, ठीक है। तो जो जिंट वाला फंक्शन है ये एक्स की सारी वैल्यूज के लिए डिफाइंड है, ये एक्स की सारी वैल्यूज के लिए डिफाइंड है और इसकी जो आउटपुट आती है वो आउटपुट हमेशा ही एक इंटीजर होगी। तो क्लियर है जी? किसी को डाउट है तो इसमें पूछ लो बेटा जी। मेन चीज है सिंबल, सिंबल याद रखना है। तरीका क्या लिखने का, स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर एक्स, ये एक्स नहीं चलेगा, ये वाला एक्स। ये चीज क्लियर है जी? हाँ जी क्लियर है यस जी? सर। यस सर। नेक्स्ट आता है हमारे पास फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन। क्या आता है जी, फ्रैक्शनल पार्ट। फ्रैक्शनल पार्ट क्या करता है, ये हमें किसी भी नंबर का फ्रैक्शनल पार्ट देता है, ठीक है जी। तो क्या है, दिस फंक्शन रिटर्न्स द फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ नंबर, ठीक है। फ्रैक्शनल पार्ट समझते हो एक तरह से, क्या मतलब है फ्रैक्शनल पार्ट का। जैसे मैंने एक नंबर दे दिया, मैंने नंबर दे दिया 2.58, 2.58, तो फ्रैक्शनल पार्ट का मतलब क्या है इसका, जो 0.58 है वो मेरा क्या है, फ्रैक्शनल पार्ट है। समझ में आ गई ये चीज, ठीक है। बेटा प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होती है, अगर नहीं समझ आया मुझे ये बताओ, व्हाट इज प्रॉपर फ्रैक्शन। The number which are in the form of P by Q. P बाय क्यू में भी हम ये कहते हैं कि P मेरा छोटा होना चाहिए, Q मेरा बड़ा होना चाहिए। अगर न्यूमिनेटर मेरा डिनोमिनेटर से लेस है तो उस फ्रैक्शन को हम क्या कहते हैं, प्रॉपर फ्रैक्शन, ठीक है। अब कोई भी नंबर की बात करते हैं, जैसे मैंने बोला 2.58, ठीक है। तो इसमें ये 2 है, दूसरा प्लस 5.58 है, तो हम लिख सकते हैं 2 + 58/100। ये क्या है जी, 2 प्लस ये 58/100 कितना हो जाएगा जी, 29/50, ठीक है। तो देखा जाए ये मेरा नंबर का क्या है, फ्रैक्शनल पार्ट, दिस इज फ्रैक्शनल पार्ट, ठीक है जी, एंड दिस इज इंटीजर पार्ट। तो हम हर एक नंबर को क्या कर सकते हैं, इंटीजर पार्ट प्लस फ्रैक्शनल पार्ट। तो ये जो फंक्शन होता है ये हमें क्या हमेशा देता है, फ्रैक्शनल पार्ट। तो चाहे 29/50 को फ्रैक्शनल पार्ट बोल लो, ठीक है जी, या इसको बोल लो, तो इसको हम कहते हैं फ्रैक्शनल पार्ट। समझ में आ गई बात ये चीज। तो जो फ्रैक्शनल पार्ट होता है वो हमेशा ही 0 और 1 के बीच में होता है। क्लियर है जी? हाँ जी क्लियर है। ओके। Yes. अब फ्रैक्शनल पार्ट के लिए एक फॉर्मूला दे रहा हूं, इसका ये याद रखना है, दैट इज x - z। करो जरा याद इसको। हाँ जी याद कर लिया जी। फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x क्या होता है, x - z, ठीक है। ओके। अब
मुझे बताओगे, मैं एक नंबर दे रहा हूँ आपको कुछ, ठीक है जी, मुझे आपने उसका फ्रैक्शनल पार्ट बताना, ठीक है। जैसे मैंने नंबर ले लिया जी, ये लेते हैं चलो, फ्रैक्शनल पार्ट का सिंबल तो क्लियर है ना? ओके जी, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ 3 बताओ कितना होगा? 0 0, बिल्कुल ठीक। फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ -2 बताओ कितना होगा जी? 0 0 0। फ्रैक्शनल पार्ट, डेसिमल पार्ट तो कुछ नहीं आ रहा। ओके जी, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ 3.45 बताओ कितना होगा जी? 0.45 बिल्कुल ठीक, 0.45। ओके जी, अब मैं फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ -2.34 बताओ कितना होगा जी? 0.3. कितना होगा जी? 0.34 0.68 34, ये कह रहे हो? 0.68 0.34 इज रॉन्ग आंसर। हाँ जी, क्या बोला वैभव आपने? 0.66 0.66, बिल्कुल ठीक, 0.68 नहीं, 0.66, कैलकुलेशन मिस्टेक नहीं कर। अब ये देखो जरा, इसको कैसे करना है। सबसे पहली चीज, जो फ्रैक्शनल पार्ट होगा वो हमेशा क्या होगा जी? 0 और 1 के बीच में। तो इसको दूसरी तरह से करते हैं। फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स मैंने क्या बताया, क्या होता है ये? दिस इज एक्स माइनस जेंट ऑफ। तो एक्स की वैल्यू क्या है? -2.34 माइनस क्या करेंगे? जेंट ऑफ -2.34, ठीक है जी। तो -2.34 जिंटो -2.34 क्या होगा जी? -3। तो माइनस माइनस क्या हो गया जी? +3 हो गया जी, ठीक है जी। तो 3 - 2.68, 3 - 2.68 कितना आएगा जी? 0.66। तो ये मेरा क्या होता है जी? फ्रैक्शनल पार्ट। तो फ्रैक्शनल पार्ट ऑलवेज लाइज बिटवीन 0 एंड 1, ठीक है जी। हाँ जी, क्लियर है जी? समझ में आ गई चीज? तो लिखा हुआ कहीं पे, मैं लिख देता हूँ, फ्रैक्शनल पार्ट ऑलवेज लाइज बिटवीन 0 एंड 1। यहीं पे देखो रेंज दी हुई है 0 एंड 1, तो फ्रैक्शनल पार्ट की वैल्यू हमेशा 0 और 1 के बीच में ही होगी। तो फ्रैक्शनल पार्ट निकालना आ गया सबको? हाँ जी, क्लियर है जी? yes sir. चलो जी, बताओ मेरे को फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ -3.45 ले लो, क्या होगा ये? 0.55 0.55। सबको क्लियर है बेटा जी? हाँ जी, क्लियर है? सीधा भी Yes, आप sir. याद रख सकते हो। देखो सीधी सी बात है, नेगेटिव देखा, अगर तो पॉजिटिव है फिर तो ये फ्रैक्शनल पार्ट है। अगर यहाँ पे नेगेटिव दिखा तो क्या करो? 1 माइनस इस चीज को, तो 1 - 0.45 कितना आ जाएगा जी? 0.55। तो डायरेक्ट बताना, ज्यादा सोचने की जरूरत ना पड़े। ये क्लियर है जी? हाँ जी, क्लियर है बेटा जी? यस सर। ओके जी, तो ये चीज क्लियर हो गई जी। ओके जी, अब चलते हैं हम यहाँ पे इस चीज के ऊपर, इसका ग्राफ ड्रॉ करते हैं। अब ध्यान से समझो जरा इस चीज को। फ्रैक्शनल पार्ट क्या होता है? देखो, फ्रैक्शनल पार्ट हमें क्या होता है? x माइनस जेंट। अगर ये इंटरवल है, इस इंटरवल के लिए जेंट ऑफ x की वैल्यू कितनी होती है जी? -2। तो हमने जेंट ऑफ x की जगह -2 डाल दिया जी। ये आगे कुछ लिखा हुआ है, 2 बचता है, ये नहीं आया। x माइनस -2 वैल्यू की आगे जी x+2, फिर -1 to 0 के लिए x माइनस जेंट ऑफ x, ये कर दिया। तो ऐसा करता हूँ मैं, ये आपको अलग से करके दिखा देता हूँ, नहीं फिर आपको देख के इतना समझ नहीं लगेगा। मैं ही कर देता हूँ। ओके जी, मैं मान लेता हूँ y इज इक्वल टू फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x, ठीक है। -2 लेस देन x लेस देन 1, ये इंटरवल ले रहा हूँ। अब y मेरा फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x है, इसकी वैल्यू क्या होती है? x माइनस जेंट ऑफ x है। तो मैं दोबारा फ्रैक्शनल पार्ट x ना लिख के मैं सिंपल लिख देता हूँ x माइनस जेंट ऑफ x माइनस, हाँ जी, इस इंटरवल के लिए जेंट ऑफ x की वैल्यू क्या होती है जी? -2। हमने किया हुआ ये चीज। तो मेरे पास वैल्यू क्या आ गई जी? y इज इक्वल टू x+2।
अब हम बात कर रहे हैं जी 4 -1 लेस देन x लेस देन 0, ठीक है जी। y की वैल्यू क्या आएगी, x माइनस इंटू ऑफ x, और इस इंटरवल के लिए वैल्यू कितनी है जी -1, तो मेरे पास क्या आ गया जी x प्लस 1, तो लाइन मेरी क्या आ गई y इज इक्वल टू x प्लस 1। फॉर 0 लेस देन x लेस देन 1, y की वैल्यू क्या आएगी x माइनस जिंट ऑफ x, और 0 और 1 के लिए जिंट ऑफ x की वैल्यू क्या है जी 0, तो वैल्यू क्या आ गई जी x। अगर हम 1 से आगे जाते हैं तो y इज इक्वल टू x माइनस जिंट ऑफ x की वैल्यू कितनी है जी 1, और फिर 2 से 3 तक यहाँ पे जिंट ऑफ x की वैल्यू कितनी है जी 2 है जी, x माइनस 2, ठीक है। अब ग्राफ ड्रॉ करने की कोशिश करते हैं इसका। x एक्सिस और y एक्सिस, ये 0 है, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, दिस इज -1 -2 -3, और ये मैं 1 ले लेता हूँ। मैं इस पे जैसे पॉइंट ले लेते हैं, पैरेलल वाले हल्के से जस्ट मार्क करने के लिए, ये मैंने मार्क करने के लिए पॉइंट पैरेलल वाले, ओके। अब मुझे ये बताओ y इज इक्वल टू x प्लस 2 किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, y इज इक्वल टू x प्लस 2 किस चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है बेटा, बताओ बताओ हुआ बेटा मैंने ये चीज, y इज इक्वल टू x प्लस 2 किस चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है। हाँ जी, y इज इक्वल टू x प्लस 2 किस चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है बेटा जी, सब भूल गए हो। स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन, देखो याद रखो डिग्री 1 का कोई भी रिलेशन, डिग्री 1 का कोई भी रिलेशन हमेशा किसको रिप्रेजेंट करता है जी, लाइन। और अगर लाइन को ड्रॉ करना है तो कितने पॉइंट चाहिए जी, 2 पॉइंट। अब जो पॉइंट चूज करने हैं वो यही 2 चूज कर लो एंड पॉइंट, एक -2 देख लो और एक 1 देख लो। अगर x की जगह -2 डालोगे तो y की वैल्यू कितनी आ रही है जी 0, और अगर आप 1 डालोगे, ठीक है जी, -2 से -1 तक घटाइए, और अगर आप -1 डालोगे तो 1 कितनी आ रही है जी 1 आ रही है। तो अगर हम ये बात करें, हमारी है -2 से -1, -2 टू -1 के बीच में जो लाइन जा रही है वो मेरी इन 2 पॉइंट को ज्वाइन कर रही है, ठीक है। पर ये वाला पॉइंट मेरा इंक्लूडेड नहीं था, इसलिए मैंने यहाँ पे क्या बना दिया जी 4। उसी तरह से अगली लाइन क्या है चीज है जी, -1 से लेके 0 तक है जी, ये पॉइंट इंक्लूडेड नहीं इसलिए होल है। अगली लाइन 0 से लेके 1 तक है, ये पॉइंट इंक्लूडेड नहीं है इसलिए होल है। अगली लाइन फिर मेरी यहाँ तक है, ऐसे यहाँ पे क्या आ गया जी होल। तो समझ में आ गया किस तरह से, इसी तरह से आपने ये लाइन्स बनाते रहना। तो ये मेरा ग्राफ जा रहा है, क्या है ग्राफ है ये, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स का, ठीक है। अब ये जो ग्राफ है ये किसके बीच में आ रहा है, 0 और 1 के बीच में। अब अगर हम डोमेन की बात करते हैं और रेंज की बात करते हैं, डोमेन में देखो शैडो लो, देखो शैडो से क्या हो रहा है, मेरी पूरी की पूरी एक्स एक्सिस कवर हो रही है, तो मतलब फंक्शन इज डिफाइंड फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ एक्स, तो डोमेन मेरी क्या चीज आर। रेंज देखो, अगर हम इधर से शैडो लेंगे तो शैडो देखो, किसी भी लाइन की शैडो ले लो जरा, हर एक की शैडो सिर्फ इतनी आएगी, चाहे आप इधर से ले लो चाहे इधर से ले लो, कहीं से भी ले लो, शैडो में सिर्फ यही पोर्शन आ रहा है, ठीक है। उसमें मेरा 0 इंक्लूडेड है, पर 1 कभी भी शैडो में नहीं आ रहा,
तो डोमेन मेरी क्या है चीज है जी, R है, और रेंज मेरी क्या है जी, इसकी 0 to 1 है। ये क्लियर है बेटा जी? हाँ जी क्लियर है। यस सर। तो फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन क्लियर हो गया सबको? चलो जी, अब वापस चलते हैं हम इस क्वेश्चन के ऊपर जो हमने करना था। अब इस क्वेश्चन में मैं डोमेन भी साथ साथ डिस्कस करूंगा। ठीक है जी, रेंज तो हम डिस्कस करेंगे, साथ में हम इसकी डोमेन भी डिस्कस करेंगे, दोनों चीजें डिस्कस करेंगे, डोमेन एज वेल एज रेंज। ठीक है, ओके। हाँ जी, अब देखो जरा, अब रेंज कैसे करनी है बेटा? रिलेशन हमने किया चैप्टर, रिलेशन किया है, बताया था मैंने। एक रिलेशन में इनवर्स रिलेशन भी बताया था मैंने, बताओ क्या होता था इनवर्स रिलेशन? हाँ जी, इनवर्स रिलेशन भी होता था, बताओ क्या होता था? इनवर्स रिलेशन क्या होता है? सर जो उल्टा होते हैं। अगर ए बी आर के पास है तो बी ए मेरा क्या हो जाएगा जी, आर इनवर्स के पास हो जाएगा। ठीक है, ओके। अब उसी तरह से फंक्शन में भी क्या होता है जी, जो फंक्शन है उसमें भी हमारा क्या होता है, इनवर्स फंक्शन होता है। ठीक है, अब देखो जरा, मेथड फॉर फाइंडिंग रेंज, मेथड फॉर फाइंडिंग रेंज फॉर y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, ये हमें फंक्शन दिया हुआ है। ठीक है, अब देखो y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स गिवन दिया हुआ है, आपने करना क्या है, ये चीज गिवन है तो लिखने की जरूरत नहीं है, मैं कहता हूं जी फाइंड वैल्यू ऑफ x इन टर्म्स ऑफ y। आपने x की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ y फाइंड करनी। ठीक है जी, मैं मान लेता हूं कि लेट x इज इक्वल टू फाइव ऑफ y है। ठीक है, या f की जगह अगर फाइव को नाम अच्छा लगता है मैं बोल देता g ऑफ y है, ये मेरा फंक्शन। ठीक है जी, अब मैं कहता हूं रेंज ऑफ एफ फंक्शन इज इक्वल्स टू क्या होगा जी, डोमेन ऑफ g ऑफ y। जो इस फंक्शन की डोमेन होगी g ऑफ y की, वो मेरी इस फंक्शन की रेंज होगी। समझ रहे हो बात? हाँ जी क्लियर है जी। आपके सर y एक की बार वैल्यू इन टर्म्स ऑफ x दी हुई है, सुनो बेटा रेंज थोड़ी निकालने में दिक्कत आती है, तभी मैं आपको ये सिंपल सा एक प्रोसीजर बता रहा हूँ। ठीक है, जो मोस्टली लगता है, कुछ एक क्वेश्चन है वहां कुछ एक्स्ट्रा काम भी करना पड़ेगा, ये नहीं है, तो अभी मैं वो नहीं लिख रहा, अभी सिंपल चीज इसको अंडरस्टैंड करने का यही तरीका है कि y की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ x दी होगी, आपने x की वैल्यू को इन टर्म्स ऑफ y फाइंड करना। अब x की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ y आ गई तो ये राइट हैंड साइड पे y का एक फंक्शन बन गया, इस फंक्शन की डोमेन फाइंड करो, जो इस फंक्शन की डोमेन है वो ओरिजिनल फंक्शन की रेंज है। समझ में आ गई बात किस तरह से करना है? ठीक है, तो इस मेथड को लेके हम करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, ओके। फर्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है जी, हम एफ ऑफ एक्स क्या दिया हुआ जी, 2 माइनस 3x। ठीक है, कौन सा फंक्शन है, पॉलिनोमियल फंक्शन, देयरफॉर डोमेन ऑफ फंक्शन क्या होगी जी, आर। डोमेन क्लियर है सबको? हाँ जी क्लियर है, डोमेन के तो रूल क्लियर है ना बेटा जी? Yes, sir. यस सर। बेटा मैं डोमेन रेंज सारा कुछ इकट्ठा दोबारा से कवर कर रहा हूँ, किसी भी स्टूडेंट को कहीं पे भी दिक्कत आए पूछ लेना बेटा, सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये डोमेन और रेंज फाइंड का। ठीक है जी, ओके, डोमेन क्लियर होगी बेटा जी? ओके जी, अब रेंज निकाल, रेंज के लिए हम क्या लिखेंगे, लेट y इज इक्वल टू जो भी फंक्शन था, क्या आ गया जी, y इज इक्वल टू 2 माइनस 3। क्या करना है, x की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ y, देखो x की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ y क्या होगी, 3x इज इक्वल टू 2 माइनस 5,
x की वैल्यू क्या आएगा जी 2 माइनस वाई बाय। अब इस फंक्शन को देखो कौन सा फंक्शन है, पॉलिनोमियल फंक्शन, ठीक है। तो पॉलिनोमियल फंक्शन है, पॉलिनोमियल फंक्शंस की डोमेन क्या होती है जी, R. देयरफॉर हम क्या कहेंगे, x इज डिफाइंड फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ y। तो रेंज ऑफ फंक्शन क्या हो जाएगी जी R। समझ में आ गई बात, y की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ x दी हुई है, आपने x की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ y लिखनी है। तो ये जो फंक्शन आएगा इसकी डोमेन निकालो, जो इसकी डोमेन होगी वो मेरी रेंज होगी। मेथड क्लियर है जी, यस सर। हाँ या ना बोल दो। ओके जी, अब एक मेथड में और बता, अब ध्यान सुन, इनइक्वालिटीज को किस तरह से लिखना है, कैसे सॉल्व करना है, मैं बता चुका हूँ आपकी क्लास में। अब Yes. इनइक्वालिटी से भी हम रेंज निकाल सकते हैं, देखो कैसे निकाल सकते हैं। डोमेन ऑफ फंक्शन आर है तो इसका मतलब एक्स कोई भी वैल्यू ले सकता है मेरी माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी के बीच में, ये क्लियर है जी। अब यस आपने सर। क्या करना है, इस सेम चीज को बनाने की कोशिश करो। तो सेम चीज को बनाने के लिए मैं क्या करूंगा, -3 से मल्टीप्लाई करूंगा, ठीक है। माइनस इन्फिनिटी इंटू -3 बताओ क्या होगा। देखो इन्फिनिटी को किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करोगे, इन्फिनिटी हमेशा इन्फिनिटी ही रहती है, ठीक है। पर हम नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई करें तो नेगेटिव नेगेटिव क्या हो जाएगा जी, पॉजिटिव। तो मेरी क्या बन जाएगी जी, प्लस इन्फिनिटी। एक्स की जगह क्या आ गया जी 3x, और इधर क्या आ गया जी माइनस इन्फिनिटी, ये क्लियर है जी। लेकिन मैंने नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई किया था, इसलिए इनइक्वालिटी मेरी क्या हो जाएगी जी, रिवर्स। मतलब जो लेस देन था वो ग्रेटर देन बन जाएगा, ग्रेटर देन मेरा लेस देन बन जाता है। ये चीज क्लियर है जी, हाँ जी क्लियर है जी, हाँ या ना Yes. तो बोल दो बेटा जी। ओके, अब हम हमेशा जब भी इंटरवल देते हैं, हम इंटरवल हमेशा इंक्रीजिंग ऑर्डर में देते हैं, 2 to 3, 5 to 10। हम ऐसा नहीं देते इंटरवल 10 to 5, क्लियर है जी। तो इनइक्वालिटी हमेशा को इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखो। तो अगर इसको इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखना, हम पीछे से लिखना शुरू करेंगे, तो क्या वैल्यू आ जाएगी मेरे पास, माइनस इन्फिनिटी लेस देन -3x लेस देन इन्फिनिटी। ये चीज क्लियर है जी, हाँ जी क्लियर है जी, सबको यस क्लियर है बेटा। सर। यस सर। अब मेरे को ये चीज चाहिए थी, तो इसमें कमी किसकी, अब 2 की। 2 को ऐड कर दो, इन्फिनिटी में 2 ऐड करोगे तो इन्फिनिटी को कोई फर्क पड़ेगा क्या, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। No. और ये वैल्यू किसकी थी, फंक्शन की। तो फंक्शन मेरा माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी के बीच में सारी वैल्यूज ले रहा है, तो इसका मतलब रेंज ऑफ फंक्शन मेरी क्या है जी, आर है। तो आप जिस मर्जी मेथड से रेंज निकाल सकते थे, निकाल सकते हो, फर्स्ट मेथड से भी और सेकंड मेथड से भी। क्लियर है बेटा जी, Yes, sir. ओके जी। मैं चाहता हूँ सेकंड क्वेश्चन आप लोग ट्राई करो।
हाँ जी बेटा, हो गया। बेटा जी कर लिया? यस सर। क्या आंसर है बताओ मुझे। हाँ जी, R. आंसर बोलो बेटा। आर, डोमेन आर है। पॉलिनोमियल फंक्शन, डोमेन मेरी क्या है जी, आर है। पॉलिनोमियल फंक्शन, देयरफॉर डोमेन ऑफ फंक्शन क्या चीज है जी, आर है। रेंज बताओ क्या है बेटा। R. आर। देखो क्या लिखेंगे, लेट y इज इक्वल टू एक्स क्यूब। एक्स क्या होगा, y की पावर 1/। अब हमने किस फंक्शन की डोमेन देखनी है, हमने इस फंक्शन की डोमेन देखनी, ये वाला जो फंक्शन। कौन सा फंक्शन है, क्यूब रूट। याद है क्यूब रूट का ग्राफ बनवाया था मैंने, कैसा ग्राफ होता था क्यूब रूट वाले फंक्शन का, याद है। एंड दिस फंक्शन इज डिफाइंड फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ आर। ठीक है जी, तो हम क्या लिखेंगे, x is defined for all values of y, x is defined for all values of y, therefore हाँ जी क्या आएगा जी, रेंज ऑफ फंक्शन कितना है जी, r है। दूसरा मेथड, डोमेन r है तो इसका मतलब x किसके बीच में लाई कर रहा है, माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी। ठीक है, और अगर हम डायरेक्ट क्यूब कर देंगे तब भी मेरे पास यही आंसर आने वाला है। तो जो मेरा एफ ऑफ एक्स है वो माइनस इन्फिनिटी इन्फिनिटी के बीच में लाई कर रहा है, तो जो रेंज ऑफ फंक्शन है वो मेरी क्या चीज है जी, आर है। क्लियर है बेटा जी। हाँ जी यस सर। क्लियर है जी। तो आपने दोनों मेथड नहीं करने, कोई भी एक यूज कर लो, क्वेश्चन टू क्वेश्चन हम चेंज करते रहेंगे अपनी जरूरत के हिसाब से, जो हमें लगेगा ज्यादा इजी है हम उसको फॉलो करते रहेंगे। तो दोनों अप्रोच समझ में आ गई क्या है जी, हाँ या ना तो बोल दो। यस सर। बेटा जिनको समझ में आ चुकी अप्रोच हैंड रेज कर दो जरा। अनुष्का, करणप्रीत, बेटा बताओ कहाँ पे दिक्कत आ रही है। अनुष्का, करणप्रीत। और एक होमवर्क सुन लो बेटा, आपका एनसीईआरटी का चैप्टर कंप्लीट हो चुका है पूरा। ठीक है जी, ये जो फंक्शंस वाला चैप्टर है एनसीईआरटी का पूरा कंप्लीट हो चुका है, रिलेशन एंड फंक्शन। तो आपने वहां से करना है, जो भी डाउट हो पूरी एनसीईआरटी के, मिसलिनियस के, किसी भी चीज के, नेक्स्ट क्लास में आपने लेके आने। तो नेक्स्ट क्लास में मैंने आपकी एनसीईआरटी के सारे डाउट कवर कर देने इस चैप्टर के। ठीक है, तो एनसीईआरटी के सारे क्वेश्चंस को ट्राई करना आप लोगों ने। जिस भी क्वेश्चन में जहां कोई भी डाउट आ रहा है किसी भी तरह का, वो आपने लेके आना, वो मैं डिस्कस करूंगा। ठीक है, करणप्रीत बेटा कहाँ डाउट आ रहा है, करणप्रीत। हरमनदीप आपको डाउट है कोई बेटा। ओके करणप्रीत, ओके क्लियर है सर। थर्ड पार्ट देखो क्या दिया है जी, माइनस ऑफ मोड है। फंक्शन दिया हुआ है जी माइनस मोड है। हाँ जी, डोमेन बताओ फटाफट क्या चीज है जी। मॉडुलस फंक्शन है, एक्स की सारी वैल्यूज के लिए डिफाइंड है, तो डोमेन मेरी क्या चीज है जी, आर है। रेंज बताओ क्या है, हाँ जी रेंज क्या है। मॉडुलस फंक्शन की आउटपुट हमेशा क्या होती है, नॉन नेगेटिव। मॉडुलस फंक्शन की आउटपुट हमेशा क्या होती है, नॉन नेगेटिव। ठीक है, हमें क्या चाहिए था, माइनस एक्स, माइनस से मल्टीप्लाई करो। जैसे हम माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे इनइक्वालिटी हमारी क्या हो जाएगी जी, रिवर्स। ये चीज क्लियर है जी। इसको इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिख लो, तो क्या आएगा, माइनस इन्फिनिटी माइनस मॉड ऑफ एक्स लेस देन इक्वल टू जीरो। ठीक है जी,
तो माइनस इन्फिनिटी लेस देन एफ ऑफ एक्स लेस देन इक्वल टू 0। तो जो मेरी रेंज है, रेंज क्या है, माइनस इन्फिनिटी टू 0। हाँ जी, क्लियर है जी? Yes, sir. क्लियर है जी? यस सर। देखो इस क्वेश्चन में ये इनइक्वालिटी वाले मेथड से करना ज्यादा इजी था, तो हमने इसको यूज कर लिया। ठीक है जी? बाकी आप ग्राफिकली भी करना चाहो, ग्राफिकली भी कर सकते हो। ठीक है? ग्राफिकली में क्या है जी, अगर हम माइनस मोड एक्स का ग्राफ बनाते हैं, इसका ग्राफ कैसा बनता है, ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, जो इसका ग्राफ आता है वो इस तरह का आता है। हमारा ऐसा ग्राफ बन जाता है। तो ये कौन सा ग्राफ है, y इज इक्वल टू माइनस ऑफ मोड एक्स। ठीक है जी? क्लियर है बेटा जी? Yes, sir. मॉड ऑफ एक्स माइनस वन, बताओ जी, डोमेन क्या है और रेंज क्या है? सर डोमेन 0 to infinity होगी। बेटा कौन सा फंक्शन है, मॉड वाला फंक्शन एक्स की सारी वैल्यूज के लिए डिफाइंड है। तो डोमेन मेरी क्या चीज है जी, आर है। देखो अगर आप किसी फंक्शन की डोमेन बोलते हो 0 टू इन्फिनिटी, मतलब आप ये कह रहे हो कि वो फंक्शन सिर्फ मेरा नॉन नेगेटिव वैल्यूज के लिए डिफाइंड है, वो फंक्शन मेरा नेगेटिव वैल्यूज के लिए डिफाइंड नहीं है। आप देखो पुट करके देखो कि नेगेटिव वैल्यू के लिए आंसर नहीं आ रहा। एफ ऑफ माइनस टू क्या होता, मॉड ऑफ माइनस टू माइनस वन क्या आता, मॉड ऑफ माइनस थ्री, और मॉड ऑफ माइनस थ्री की वैल्यू क्या जाती जी, 3। मेरा नेगेटिव नंबर्स के लिए भी डिफाइंड है। समझ रहे हो बात ये चीज? यस सर। ओके जी। अब मॉडुलस फंक्शन एक्चुअल में करता क्या है, नेगेटिव आउटपुट्स को पॉजिटिव में चेंज करता है। अब ये देखो x मेरा किसके लाइक कर रहा है, x लाइक कर रहा है माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी के बीच। अगर मैं x में से माइनस वन कर भी दूंगा, x में से माइनस वन कर भी दूंगा, तो क्या कोई फर्क पड़ने वाला है, नहीं जी। ठीक है? अब अगर हम इसका मोड लेंगे, देखो मैं सारे रियल एक्सिस के जितने भी पॉइंट है सबका मोड लूंगा, तो मोड ने क्या करना है, जितनी भी नेगेटिव वैल्यू है उनको पॉजिटिव कर देना है, और जीरो को तो जीरो ही रहेगा, तो पॉजिटिव वैल्यू सेम ही रहेंगी। तो मतलब जो मेरी वैल्यू आ जाएगी वो कहां से कहां तक आएगी, 0 से इन्फिनिटी तक आएगी। इसका मतलब जो रेंज ऑफ फंक्शन है वो मेरी क्या है, 0 टू इन्फिनिटी। हाँ जी, क्लियर है जी रेंज? यस सर। ठीक है? तो इनइक्वालिटी वाली अप्रोच बहुत बढ़िया बेटा, जिस भी क्वेश्चन में इनइक्वालिटी की अप्रोच लगा सकते हो बेटा, उस क्वेश्चन में इनइक्वालिटी की अप्रोच लगाओ। ठीक है? 3 माइनस मॉड ऑफ एक्स माइनस टू। चलो मैं चाहता हूं आप लोग प्रोटोटाइज डोमेन बता चुका हूं, आज ही के लेक्चर में बताइए क्या होती है आ, डोमेन। In आ, R हाँ, और range डोमेन ऑफ, 3 to infinity है। ओके, सभी निकाल के देखो रेंज। बोलने नहीं आंसर, जिससे पूछूंगा उसने बताना है। एक काम कर लो, जैसी रेंज आ जाए हैंड रेज करते जाना, जैसी रेंज आ जाए हैंड रेज करते रहना बेटा, जल्दबाजी नहीं करनी, आराम से करो, चेक करो आंसर को। वैभव तुम्हारे लिए बोला ये मैंने। Yes, sir.
सभी हैंड रेज करते रहो जिन जिन का आंसर आ चुका है। बेटा सबके हैंड रेज नहीं हुए अभी तक। गुरविंदर, हरमनदीप, पावनी, करणप्रीत, ट्राई करो बेटा। मनल आंसर बोलो बेटा। सर डोमेन आर आ रही है और रेंज इंफिनिटी। रेंज बेटा दोबारा बोलना, मुझे सुनी नहीं बेटा। सर डोमेन आर आ रही है और रेंज इंफिनिटी टू 3 टू इंफिनिटी सर। 3 to infinity। ओके जी, मिली आंसर बोलो। सर मेरा डोमेन आर आ रहा है और डोमेन तो रेंज बोलो, बस रेंज बताओ सिर्फ। सर 0 टू इंफिनिटी। 0 to infinity। अनुष्का रेंज बोलो। So 0 to infinity. जी, पावनी, सर 0 टू इंफिनिटी। शिवांगी, ओके जी, वैभव। माइनस इन्फिनिटी टू 3 आ रहा है, माइनस इन्फिनिटी टू 3। आंसर चेंज हो गया तुम्हारा है? यस सर, आपने बोला। चलो जी, अब बात करते हैं डोमेन की। देखो एक्स कहाँ से लाइक कर रहा है, माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी। अगर हम -2 भी कर देते हैं तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, लेकिन जैसे हम इसका मोड लेंगे, इसकी वैल्यू किसके बीच में लाई करेंगे, 0 टू इन्फिनिटी के। अब इसके आगे देखो कौन सा साइन है, माइनस का, तो हमें माइनस से मल्टीप्लाई करना है, तो माइनस ऑफ एक्स माइनस 2। ठीक है, अब देखो जब भी हम माइनस से मल्टीप्लाई करते हैं इनइक्वालिटी रिवर्स होती है। ठीक है, तो एक तो तरीका मैंने बताया था साइन को ऑपोजिट करने का। ठीक है, दूसरा है कि साइन को सेम रहने दो, इसको रिवर्स ऑर्डर में लिखना शुरू कर दो। देखो जब माइनस से मल्टीप्लाई करोगे, ये माइनस आ गया, ये माइनस आ गया, इसको रिवर्स ऑर्डर में लिखो। पहले ये चीज लिख लो, तो क्या आएगा, माइनस इन्फिनिटी लेस देन इक्वल टू 0। ये चीज क्लियर है जी? नहीं समझ आया तो मैं यहाँ पे कर देता हूँ बीच का स्टेप। क्या कर रहे हो आप, माइनस कर रहे हो, 0 आ गया, माइनस मोड ऑफ एक्स माइनस 2 आ गया, ये माइनस में मिल गया, इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखा, मेरे पास ये चीज आ गया। अब इसमें 3 ऐड कर दो, माइनस इन्फिनिटी में 3 ऐड करोगे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, यहाँ करोगे 3 आ गया। अब ये जो मेरा एफ ऑफ एक्स है, इसकी वैल्यू माइनस इन्फिनिटी से कहां तक जा रही है, 3 तक आ रही है। तो रेंज ऑफ फंक्शन क्या है, माइनस इन्फिनिटी टू 3। क्लियर है जी? यस सर। हाँ या ना तो बोल दो।
जिन्होंने गलती करी थी गलती समझ में आ गई? Yes, sir. 6th पार्ट है एक्स स्क्वायर माइनस 9 अपॉन एक्स माइनस 3। करो जरा डोमेन। डोमेन चलो पहले इस चीज को देखो, एक्स स्क्वायर माइनस 9 के फैक्टर क्या होते हैं? एक्स माइनस 3 एक्स प्लस 3। हमारा एक्स माइनस 3 से एक्स माइनस 3 क्या हो जाएगा जी? कैंसल। एफ ऑफ एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी जी? एक्स प्लस 3। ठीक है जी। बता सकते हो डोमेन क्या है और रेंज क्या है? हाँ जी बताओ, मुझे आंसर बोल दो। कोई भी स्टूडेंट जिसका आ चुका आंसर बोल सकता है। हाँ जी कोई भी स्टूडेंट बता दो, डोमेन बोलो। R. R-3। बिल्कुल नहीं, देखो मैंने बताया हुआ पहले भी आपको, x माइनस 3 आप कैंसिल कर रहे हो। आप तभी कैंसिल कर सकते हो किसी वेक्टर को अगर वो नॉन जीरो है। सुन लो जरा, ये चीज याद रखो, जीरो से कभी जीरो कैंसिल नहीं होती है। ठीक है, अगर आपने किसी चीज को किसी से कैंसिल किया है तो वो नॉन जीरो होगा तभी कैंसिल कर रहे हो। अगर मैं x माइनस 3 से x माइनस 3 कैंसिल कर रहा हूँ तो इसका मतलब मैं ये मान के चल रहा हूँ कि ये जो चीज है ये मेरी जीरो नहीं है। अगर ये जीरो नहीं है तो x की वैल्यू 3 नहीं है। तो मतलब मेरा जो फंक्शन है वो मेरा ये है। तो इस चीज को हम इस तरह से लिख सकते हैं, दोनों में कोई भी फर्क नहीं। तो x की सारी वैल्यूज के लिए डिफाइंड है लेकिन x की वैल्यू 3 के लिए डिफाइंड नहीं है। तो डोमेन ऑफ फंक्शन क्या है जी? r माइनस 3। हाँ जी क्लियर है जी? क्लियर है बेटा जी? Yes, Yes. sir. ओके जी, अब रेंज बताओ। Yes, sir. रेंज क्या होगी? रेंज बताओ। हाँ जी बताओ जल्दी रेंज। R सभी बताओ मुझे क्या है। हाँ जी आ रहा है सबका? रेंज बोलो जल्दी। एक्स कहाँ से लाइक कर रहा है? देखो माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी और एक्स मेरा 3 के इक्वल नहीं। मेरे को क्या चाहिए? मेरे को अब एक्स प्लस 3 चाहिए। मैं 3 ऐड कर देता हूँ। मैं यहाँ पे भी 3 ऐड करूंगा। 3 Sir, प्लस 3 R कितना? minus 6. बिल्कुल ठीक। एक्स प्लस 3 देखो जरा, ये माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी के बीच में कुछ भी हो सकता है पर वो 6 नहीं हो सकता। तो मतलब रेंज ऑफ फंक्शन क्या है जी? r माइनस 6। हाँ जी किस स्टूडेंट ने आंसर बोला था? Sir, 1. पावरी बिल्कुल ठीक बेटा, गुड। हाँ जी क्लियर है सबको?
Yes, sir. हाँ या ना तो बोल दो बेटा जी। चलो जी थोड़ा और आगे चलते हैं। अंडर रूट ऑफ x माइनस 1। करो जी। Done, sir. हो गया जी। डोमेन तो पता ही है सबको, क्या आएगी जी? 1 to infinity. बिल्कुल ठीक। एफ ऑफ एक्स इज डिफाइंड फॉर, कब आएगा जी? x माइनस 1 ग्रेटर देन इक्वल टू 0, दैट इज x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1। तो इसका मतलब डोमेन ऑफ फंक्शन मेरी क्या है? 1 टू इनफिनिटी। अब रेंज के लिए देखो जरा। लेट y इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ x माइनस, ठीक है। अब याद है मैंने अंडर रूट के बारे में एक चीज बताई थी कि रूट की आउटपुट हमेशा क्या होती है जी? नॉन नेगेटिव। आउटपुट ऑफ रूट, अंडर रूट की आउटपुट हमेशा क्या होती है जी? नॉन नेगेटिव। ये चीज क्लियर है जी? अंडर रूट की आउटपुट कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकती। जैसे याद है लास्ट क्लास में पूछा था अंडर रूट ऑफ 4 का, मैंने बताया था +2 होगा, वो कभी भी -2 नहीं होगा। ये चीज क्लियर है जी? तो अब यहाँ पे रेंज वाले क्वेश्चंस के अंदर जब ये रूट को इक्वल टू y लेते हैं ना, तो यहाँ पे बहुत बड़ी गलती हो जाती है स्टूडेंट से। वो एक चीज लिखना भूल जाते हैं कि ये अंडर रूट है, अंडर रूट की आउटपुट कभी नेगेटिव नहीं हो सकती है, तो इसलिए जो y है हमारा, ये y मेरा क्या होगा जी? नॉन नेगेटिव होगा। तो साइड पे हम ये जरूर लिखते हैं कि लेट y इज इक्वल टू दिस, अंडर रूट की वैल्यू ले रहे हैं हम y, तो इसलिए y की वैल्यू कभी भी नेगेटिव नहीं होगी। तो ये चीज साइड पे मेंशन जरूर कर। सबको समझ में आ गया क्या रीजन है इसके पीछे? ओके जी। अब मैंने क्या बताया था? अब x की वैल्यू निकालनी है जी। x देखो क्या आएगा जी? स्केयरिंग बोथ साइड, y स्क्वायर इज इक्वल टू x माइनस 1। x की वैल्यू क्या आ रही है जी? y स्क्वायर प्लस 1। और मेरे को पता है y मेरा ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है। तो x इज डिफाइंड फॉर, पॉलिनोमियल फंक्शन है, x इज डिफाइंड फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ y। तो बताओ रेंज ऑफ फंक्शन क्या है? x y की सारी वैल्यू। 0 to infinity. बिल्कुल जी, आंसर मेरा आर नहीं है, आंसर मेरा क्या है? 0 टू इन्फिनिटी। उसके पीछे रीजन क्या है? मैंने क्या लिखा? एक्स इज डिफाइंड फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ वाई, और वाई की कौन सी वैल्यूज हैं? जो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है। क्योंकि अब इसमें गलती जो होती है स्टूडेंट से, वो गलती क्या होती है? वो गलती ये होती है कि आप ये लिखते ही नहीं हो, क्योंकि सपोज इस क्वेश्चन में ये नहीं लिखा और ये नहीं लिखा, तो अब आपसे यहाँ पे क्या कह दोगे? एक्स इज डिफाइंड फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ वाई, और फिर आप अपने आंसर को कह दोगे आर, और वो आंसर मेरा क्या जी? गलत है। समझ में आ गई बात ये चीज सबको? हाँ जी क्लियर है जी? Yes, sir. Yes. सेम क्वेश्चन को इनइक्वालिटी वाले मेथड से देख। अब इनइक्वालिटी वाला मेथड हमारा क्या कहता है जी? हाँ जी क्या कहता है? किसके बीच में लाई कर रहा है? 1 टू इन्फिनिटी के बीच में। तो 1 क्या आएगा जी? 1 x लेस देन इन्फिनिटी। यहाँ तक क्लियर है बेटा? मेरे को x माइनस 1 चाहिए था, ये x माइनस 1 कर दिया जी। ठीक है, मेरे को रूट लेना है, ले लो जी रूट। 0 का रूट 0, इन्फिनिटी का रूट इन्फिनिटी। तो मतलब ये कि फंक्शन की वैल्यू किसके बीच में लाई कर रही है? 0 टू इन्फिनिटी। तो रेंज ऑफ फंक्शन क्या है? 0 टू इन्फिनिटी। हो गया जी क्वेश्चन? Yes, sir. ठीक है, तो किसी भी मेथड से कर सकते हो, और दोनों ही अप्रोच आपको आनी चाहिए। ठीक है, मेरे को पता है इस क्वेश्चन में सेकंड अप्रोच ज्यादा इजी है,
आपको भी पसंद सेकंड ही आ रही होगी, लेकिन फिर भी मैंने जानबूझ के पहले फर्स्ट करी थी। उसका एक रीजन और बताया था, बुक्स के अंदर अगर आप इसका सॉल्यूशन देखोगे तो आपको फर्स्ट वाली अप्रोच ही मिलेगी, सेकंड वाली अप्रोच नहीं यूज करी जाती है। ठीक है जी, हाँ जी, क्लियर है बेटा जी? ओके जी, नेक्स्ट क्या था हमारा? अंडर रूट ऑफ 3 माइनस 2x, ये आप मुझे करके दिखा रहे हो। y कर दो जी। आंसर बोलना नहीं है, डोमेन एंड रेंज दोनों निकालनी है, जैसी आ जाए हैंड रेज कर देना। मैं चाहता हूँ फर्स्ट वाला मेथड ट्राई करना आप इसमें, ठीक है? फर्स्ट वाले मेथड से करके देखो कि वो लिखने का तरीका आपको आ जाएगा, इसलिए मैं फर्स्ट वाला को आपको बोल रहा हूँ। हाँ जी बेटा जी,
ये तो सारे स्टूडेंट्स का सॉल्व होना चाहिए था बेटा, सबके एंड्रेज क्यों नहीं हो अभी तक? एग्जैक्टली सेम लास्ट क्वेश्चन है बेटा, सेम ही आंसर है। हाँ जी, सेम आंसर आ रहा है, डिफरेंट आ रहा है? डोमेन डिफरेंट है और रेंज क्या है जी? 0 to infinity, minus infinity to 0. माइनस इन्फिनिटी टू जीरो, नो सर, 0 to infinity. जीरो टू इन्फिनिटी। Sorry, बेटा sir. अभी बताया वैभव, अंडर रूट की आउटपुट हमेशा क्या होती है? नॉन नेगेटिव, वो कभी भी नेगेटिव नहीं होगा। माइनस इन्फिनिटी जीरो का मतलब क्या है? नेगेटिव नंबर्स। तो एग्जैक्टली सेम ही चीज है, कोई फर्क ही नहीं था। और डोमेन तो सारे कर ही लेते हैं। हाँ जी, क्या था? एफ ऑफ एक्स इज डिफाइंड फॉर, हाँ जी क्या चीज है जी? कब डिफाइंड होगा? 3 माइनस 2x ग्रेटर देन इक्वल टू 0, दैट इज माइनस 2x, या फिर सीधे लिख देते हैं, अगर हम x को उधर ले जाएं तो x लेस देन इक्वल टू कितना आ जाएगा जी? 3/2। हाँ जी, यही आ रही है, माइनस इन्फिनिटी टू 3/2. माइनस इन्फिनिटी टू 3/2। ठीक है जी। अब रेंज के लिए चाहे तो आप ये देख लो, इस चीज का मतलब ये है कि 3 माइनस 2x इसके बीच में लाई कर रहा है। ठीक है जी। अगर आप इसका अंडर रूट लोगे तो भी इसके बीच में लाई करेगा। तो रेंज ऑफ फंक्शन मेरी क्या चीज है जी? 0 टू इन्फिनिटी। बाकी आप कैसे कर सकते थे कि y इज इक्वल टू 3 माइनस 2x का अंडर रूट है, y ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, तो y स्क्वायर 3 माइनस 2x है। तो यहाँ से x की वैल्यू कितनी आएगी जी? y सॉरी 3 माइनस वाई स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2, यही आएगा। पॉलिनोमियल फंक्शन है, तो x is defined for all values of y, is defined for all values of y, और y की वैल्यू क्या थी जी? ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो इससे मतलब क्या निकल रहा है? रेंज मेरी क्या है? 0 टू इन्फिनिटी। क्लियर है बेटा जी? ओके जी। चलो ये फिर अगले पार्ट ये हम अगली क्लास में कर लेते हैं। ठीक है, आप लोगों ने जितना मैंने कराया इसको रिवाइज करना। होमवर्क में आपको क्या दे रहा हूँ? एनसीईआरटी। आप लोगों ने एनसीईआरटी पूरी करके आनी। ठीक है जी, पूरा चैप्टर करके आना, रिलेशनल फंक्शनल, उसके जितने भी डाउट है वो लेके आना। ठीक है जी, क्लियर है बेटा जी? Yes. यस सर। ठीक है बेटा, फिर मैं क्लास एंड कर रहा हूँ बेटा। ठीक है, Thank you, sir. Have a nice day. ओके बेटा, थैंक यू बेटा। Thank you, sir.